हेलो फ्रेंड्स, मैं धीरज आप सभी को अपना यूट्यूब चैनल धीरज स्टैटिस्टिक्स में स्वागत है। आज हम 12 ज्योग्राफी पढ़ेंगे अर्थात भूगोल। भूगोल का पहला अध्याय पढ़ेंगे, इकाई फर्स्ट। ठीक, तो हम यहाँ पे भूगोल क्यों पढ़ते हैं पहली बात। वैसे आप 11th में पढ़ ही थे, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो करना नहीं, जल्दी से जल्दी इसको करके समाप्त करना है, इसलिए आप 11th में जो पढ़े थे वही पार्ट आपका ये 12th में है। ठीक, ये आप मानव भूगोल के बारे में, प्रकृति में विशेष क्षेत्र के बारे में 11th में पूरा सेम टू सेम यही चीज़ पढ़े हैं। ठीक, तो ज़्यादा हम इस पे ज़्यादा डिटेल नहीं करेंगे। तो आपको बता दूँ तो यहाँ से देख लीजिए, तो इसमें बोला गया है एक अध्ययन के क्षेत्र में भूगोल समकलनात्मक, मतलब समकलनात्मक के समय में, आज के समय में जो कल्याण होता है उसी को समकलनात्मक कहते हैं। ठीक, तो भूगोल का हम अध्ययन इसलिए करते हैं क्योंकि उसका आज के समय में कल्याण हो सके, अनुभाविक एवं व्यवहारिक है। ठीक, अतः भूगोल की पहुँच विस्तृत है और किसी भी घटना अथवा परिघटना जो दिक्, मतलब कि किसी भी घटना या परिघटना जो दिक् एवं काल के संदर्भ में परिवर्तित होता है, मतलब कोई भी घटना घटता है। ठीक, ये हमारे वातावरण के बीच जो हम जो इन्वायरमेंट में रहते हैं उसके बीच जो भी परिस्थिति के अनुसार घटना घटता है, जैसे तेज़ बारिश हुआ, तूफान आया, या दिन रात में परिवर्तन होता है, या भूकंप आया, जितने भी घटना होता है, जितने भी परिघटना होता है, ये सब जियोग्राफी के अंदर हम इसको पढ़ते हैं। ठीक, तो यहाँ पे उसका भौगोलिक ढंग से अध्ययन किया जा सकता है। आप धरातल को किस प्रकार देखते हैं? धरातल मतलब पृथ्वी। आप पृथ्वी को किस प्रकार देखते हैं? क्या आपको लगता है कि पृथ्वी के दो प्रमुख घटक हैं? इसमें बोला गया है आप पृथ्वी को किस प्रकार देखते हैं। ठीक, क्या आपको लगता है पृथ्वी के प्रमुख दो घटक हैं? प्रकृति और कि जिसको प्रकृति और जिसको मानवीकृत कहते हैं, इसमें बताया गया। ठीक, तो प्रकृति अर्थात भौतिक पर्यावरण और जीवन के रूप में जिसमें मनुष्य भी सम्मिलित है, और परिवेश के भौतिक और मानवीय घटकों की सूची। ठीक, तो यहाँ पे बोला गया पृथ्वी के प्रमुख दो घटक जो कि प्रकृति, प्रकृति ये है भौतिक पर्यावरण जो जीवन के रूप में मनुष्य भी सम्मिलित होता है। ठीक, और भौतिक भूगोल भौतिक पर्यावरण का अध्ययन कराता है। ठीक, भौतिक भूगोल जो भौतिक पर्यावरण के बीच का अध्ययन कराता है, और मानव भूगोल जो भौतिक प्राकृतिक मानवीय जगत के बीच अंतर संबंध, मानवीय परिघटनाओं का स्थानिक वितरण एवं उनके घटित होने के कारण एवं विषय के विभिन्न भागों में सामाजिक और आर्थिक विभिन्नताओं का अध्ययन करता है। अर्थात कहने का मतलब है, यहाँ पे आप सिंपल सी भाषा में समझ सकते हैं, प्राकृतिक और मानवीकृत। प्राकृतिक जो सिंपल जो भगवान के द्वारा गॉड गिफ्टेड हो वह प्राकृतिक हुआ, और भौतिक जिसको मानव ने अपने तरीके से अपने प्रौद्योगिकी के द्वारा इसको बनाया है उसको मानवीकृत कहते हैं। सिंपल सी बात। उसके बाद यहाँ पे आपको इस तथ्यों का पहले से बोध होगा कि एक विषय के रूप में भूगोल का मुख्य सरोकार पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना और उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है जिन्होंने मानव को घोषित किया। अतः प्रकृति और मानव के अध्ययन पर बल दिया गया है। ठीक, हम इसमें कि ज्योग्राफी में प्रकृति और मानव ये दोनों के बीच जो अंतःक्रियाएँ होती हैं उस पर बल दिया गया। आप अनुभव करेंगे कि भूगोल में द्वैतवाद आया, कि द्वैतवाद का अर्थ होता है कि जो जीव और प्रकृति है दोनों के बीच जो भिन्नता रहती है वह। ठीक, भूगोल में द्वैतवाद आया और इस आशय के व्यापक तर्क वितर्क आरंभ हो गए कि क्या एक विषय के रूप में भूगोल को नियम बनाने, सिद्धांतीकरण, जिसको नोमोथेटिक कहते हैं, अथवा विवरणात्मक जिसको भावचित्रात्मक या इडियोग्राफिक होना चाहिए। ठीक, तो यहाँ पे कहने का अर्थ है
जो भूगोल में एक जो जीव और प्रकृति है उसके भी जो भिन्नता है अर्थात द्वैतवाद आया, और जो दोनों के बीच तर्क वितर्क मतलब कि उस पर तर्क वितर्क चला, और होने के बाद भूगोल जो है उसका नियम जो बना, उसके जो नियम या सिद्धांतीकरण, जिसको नियम को या सिद्धांत को कहते हैं नोमोथेटिक, और जो उसका विवरणात्मक है उसका विवरण है उसको या भावचित्रात्मक उसको कहते हैं इडियोग्राफिक, वह होना चाहिए। क्या इसके विषय वस्तु को व्यवस्थित किया जाना चाहिए और इसके अध्ययन का उपागम प्रादेशिक अथवा क्रमबद्ध होना चाहिए। क्या भौगोलिक परिघटनाओं की व्याख्या सैद्धांतिक आधार पर होना चाहिए और ऐतिहासिक संस्थागत उपागम के आधार पर होना चाहिए। ये बौद्धिक अभ्यास के मुद्दे रहे। अतः आप मूल्यांकन करेंगे कि प्रकृति और मानव के बीच जो द्वैतता है नहीं है, क्योंकि प्रकृति और मानव अविभाज्य हैं, अविभाज्य तत्व है, और इन्हें मतलब प्रकृति और मानव क्या है, अविभाज्य तत्व हैं, और इन्हें समग्रता में देखा जाना चाहिए। यह जानना जरूरी है कि भौतिक और मानवीय दोनों परिघटनाओं का वर्णन मानव शरीर और रचना विज्ञान के प्रतीकों का प्रयोग करते हुए रूपों के रूप में किया जाता है। जो हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं ये चैप्टर है हमारा कौन, तो यहाँ पे जो प्रकृति एवं विशेष क्षेत्र मतलब मानव भूगोल, हम मानव भूगोल के अंतर्गत मानव के बारे में पढ़ेंगे। मतलब कि जो मानव किस प्रकार से प्रकृति के साथ जुड़ा रहता है और प्रकृति किस प्रकार से मानव के साथ जुड़ा रहते हैं, इन दोनों के बीच अंतर संबंध के बारे में पढ़ेंगे। हम सामान्यतः पृथ्वी के रूप मतलब पृथ्वी के जो रूप, तूफान की आँख मतलब पृथ्वी के क्या है रूप, तूफान की आँख, नदी के मुख, हिम नदी के प्रोत मतलब हिम नदी जो बर्फ वाला होता है काफ़ी, उसको हिम नदी कहते हैं। हिम नदी के प्रोत जिसको नासिका कहते हैं, मतलब नासिका, जल डमरू मध्य की ग्रीवा यहाँ पे आप समझ सकते हैं गला, ठीक। तो यहाँ पे क्या है, जल डमरू मध्य की ग्रीवा मतलब गला, और मृदा की परिच्छेदिका जिसको मतलब कि मिट्टी को मतलब मृदा मतलब मिट्टी, ठीक। परिच्छेदिका देख लीजिए, परिच्छेदिका का अर्थ होता है विभाजन या बंटवारा भी होता है, मतलब मिट्टी में जो तरह तरह के गुण पाए जाते हैं वह चीज़ आप समझ लीजिए, ठीक। उसका वर्णन करते हैं इसके अंतर्गत। इसी प्रकार प्रदेशों, गांव व नगरों का वर्णन जीवों के रूप में किया गया है। सिंपल सी बात है, आप ध्यान से इसको समझते रहिए। जर्मन भूगोलवेत्ता राज्य देश का वर्णन जीवित जीव के रूप में करते हैं। सड़कों, रेल मार्गों और जलमार्गों के जाल को प्रायः परिसंचरण की धमनियों के रूप में वर्णन किया जाता है। जैसे हमारे शरीर में जैसे धमनी का अंतर्गत जो रक्त की प्रवाह होता है, इसी तरह जो मतलब जीवित जीव है उसके रूप में करते हैं, जो कि सड़क या रेल मार्ग या जल मार्ग के जाल है या जाल तंत्र है अर्थात परिसंचरण है, वह धमनियों के रूप में हम इसका अध्ययन करते हैं, मतलब कि परिसंचारण होता है, ठीक। उसके बाद यहाँ पे क्या आप अपनी भाषा से ऐसे शब्द और अभिव्यक्तियों को एकत्रित कर सकते हैं। अब मूल प्रश्न उत्पन्न होता है कि क्या हम प्रकृति और मनुष्य को पृथक कर सकते हैं जबकि वे इतना जटिलता से जुड़े हुए हैं। सिंपल सी बात है। अब यहाँ पे ये बहुत इम्पोर्टेंट है ये चार्ट, और ये एग्ज़ाम में भी ऑब्जेक्टिव में भी पूछ देता है और 2 नंबर का 2 मार्क्स का होता है उसमें भी पूछ देता है। मतलब मानव भूगोल है उसकी परिभाषा दिया हुआ है अलग अलग, मतलब कि जो भूगोलवेत्ता है जो भौगोलिक जो इस पर अध्ययन करता है वह अपना तर्क देता है, मतलब दिया हुआ मानव भूगोल। तो मानव मतलब क्वेश्चन मानव भूगोल किसे कहते हैं ऑब्जेक्टिव टाइम, मतलब कि ये भी रहेगा या रहेगा। जो पहले इस सिंपल से मतलब ये पढ़ लेते हैं। रिएटजर ने बताया मानव भूगोल का परिभाषा। मानव भूगोल मानवीय समाज और धरातल के बीच संबंधों का संश्लेषित अध्ययन है। मतलब मानव भूगोल जो मानव समाज और पृथ्वी के बीच के
संबंध है उसका संश्लेषित अध्ययन कराता है। सिंपल, हाँ, बढ़िया परिभाषा दी है रेड जेल। तो इसमें पूछ देता है ये मानव भूगोल, मानव समाज और धरातल के भी संबंधों का संश्लेषण अध्ययन करता है, ये किसके अनुसार है? तो ऑप्शन में बहुत सारे दे देगा, तो रेड जेल के अनुसार, या मानव भूगोल के परिभाषा आप दीजिए रेड जेल के अनुसार, ऐसे भी प्रश्न पूछ देता है। और इसका भी इम्पोर्टेंट है यहाँ पे मतलब एलन सी सेम्पर, मतलब कुमारी एलन सी सेम्पर, ठीक। इसने परिभाषा दिया है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है, कुमारी एलन सी सेम्पर कहते हैं। मानव भूगोल अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव के बीच परिवर्तनशील संबंधों का अध्ययन कराता है। मतलब मानव भूगोल जो अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, मतलब एक्टिव मानव होता है, मतलब हमेशा मानव के दिमाग में कुछ ना कुछ चलता ही रहता है। तो मतलब मानव भूगोल ये जो पृथ्वी हमारा जो रुका हुआ है, मतलब अस्थिर पृथ्वी और क्रियाशील मानव, ये दोनों के बीच जो परिवर्तन होता है उसके बीच का अध्ययन कराता है, ठीक, कुमारी सी सेम्पल के अनुसार। उसका यहाँ पे पॉल विडाली बलास के अनुसार है, हमारी पृथ्वी को नियंत्रित करने वाले भौतिक नियमों तथा इस पर रहने वाले जीवों के मध्य संबंधों के अधिक संश्लेषित ज्ञान से उत्पन्न संकल्पना है। मतलब हमारी पृथ्वी को जो नियंत्रित करने वाले जो भौतिक नियम है, उस पर रहने वाला जो जीव है, उसके बीच के अंतर संश्लेषित ज्ञान को क्या कहता है, ये उत्पन्न करने का संकल्पना है, ठीक। तो तीनों के अनुसार देख लिए, तीनों का परिभाषा जरूर, कम से कम इन दोनों का ये बात को ज़रूर याद रखिएगा, ठीक। मतलब कुमारी सी सिंपल और ये रेड जेल के अनुसार, और ये भी मतलब ये तीनों इम्पोर्टेंट है। उसके बाद यहाँ पे मानव भूगोल की प्रकृति के बारे में पढ़ते हैं, ठीक। मानव भूगोल की मतलब मानव भूगोल की किस प्रकार प्रकृति से जुड़ा हुआ वह चीज़ के बारे में जानते हैं। मानव भूगोल भौतिक पर्यावरण तथा मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंधों का अध्ययन उनकी परस्पर अनोन क्रियाएं के द्वारा करता है। मतलब मानव भूगोल जो भौतिक पर्यावरण और मानव जनित सामाजिक सांस्कृतिक पर्यावरण के अंतर संबंध, ठीक, उसके बीच के जो अध्ययन है वह, अर्थात उसके बीच जो अन्योन क्रियाएं होती है उसका अध्ययन कराता है। आप यहाँ देख सकते हैं, आप जानते हैं कि ये तत्व भू आकृति मृदाएं, जो मिट्टी मतलब जलवायु, जल, प्रकृति, वनस्पति और विविध प्राणी जात तथा वनस्पति जात है, ठीक। मतलब कि भू प्रकृति, मृदाएं, जलवायु, जल, प्रकृति, वनस्पति, विविध प्रकार के जो भी प्राणी, मतलब भिन्न भिन्न प्रकार के जो प्राणी जात है या वनस्पति जात है, मतलब तरह तरह के पेड़ पौधे हैं, तरह तरह के जानवर हैं। क्या आप इन तत्वों की सूची बना सकते हैं जिनकी संरचना मानव ने भौतिक पर्यावरण द्वारा प्रदत्त मंच पर अपने कार्यकलापों द्वारा की है, ठीक। गृह, घर, गांव, सड़कों व रेलों का जाल, उद्योग, खेत, पतन, दैनिक उपयोग में आने वाली वस्तुओं तथा भौतिक संस्कृतियाँ के अन्य सभी तत्वों अन्य भौतिक पर्यावरण के द्वारा प्रदत्त संसाधनों का उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं। देख लीजिए, मतलब कहने का अर्थ है कि घर, गांव, नगर, सड़क या रेल, जितने भी या उद्योग, खेत, पतन, ये सब क्या है, प्राकृतिक के द्वारा दिया हुआ है पहले से, पर इसका मानव अपना टेक्नोलॉजी, अपना प्रौद्योगिकी का विकास कर उसका उपयोग कर रहा है, उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किए गए हैं, ठीक। बात समझ रहे हैं ना, वह चीज़ है। जबकि भौतिक पर्यावरण मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है और साथ ही मानव जीवन को भी इसे इतना ही प्रभावित किया, मतलब सबका उपयोग करते हुए जो प्रदत्त संसाधन है, जो प्राकृतिक संसाधन है, उसका उपयोग करते हुए मानव द्वारा निर्मित किया गया है। जबकि भौतिक पर्यावरण मतलब भौतिक पर्यावरण है, ये मानव द्वारा वृहत स्तर पर परिवर्तित किया गया है, ठीक। सही बात है। जैसे मान लीजिए क्या कहते हैं, जो प्राकृतिक द्वारा मान बहुत बड़े बड़े वन दिया है, तो उसको काट कर कुछ अलग बना देना, या नदी है, उस नदी को उस नदी का धारा मतलब नदी का प्रवाह अलग दिशा में है, तो मनुष्य क्या करता है, उसका जो अलग दिशा में बह रहा है उसको काट कर दूसरी दिशा में पानी को मतलब कि बहा देता है। तो ये उसका अंतर, मतलब कि ये भौतिक पर्यावरण को क्या करता है, मानव अपना खुद का टेक्नोलॉजी का विकास कर उसमें परिवर्तित कर देता है, ठीक।
अब हम इसमें पढ़ेंगे मानव का प्राकृतिकरण और प्रकृति का मानवकरण। मतलब मानव किस प्रकार से प्रकृति से जुड़ा है और प्रकृति किस प्रकार मानव से जुड़ा हुआ, इसके विषय में पढ़ेंगे। मनुष्य अपनी प्रौद्योगिकी की सहायता से अपने भौतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया करता है। मतलब मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी, प्रौद्योगिकी के अर्थात मतलब अर्थ है मनुष्य अपनी टेक्नोलॉजी की सहायता से जो भौतिक पर्यावरण है उसके बीच अपना अन्योन्य क्रिया करती हैं। आप देख लीजिए आज के समय में जब बारिश हो रहा है या तूफान आने वाला है तो मनुष्य अपने ऐसा टेक्नोलॉजी का मतलब बना लिया है कि उसके थ्रू जो प्रकृति को समझ सकता है, उसको पढ़ सकता है। ठीक, उसका यह महत्वपूर्ण नहीं कि मानव क्या उत्पादन और क्या निर्माण करता है, बल्कि यह अत्यंत महत्वपूर्ण है कि किन उपकरणों और किन तकनीकों की सहायता से उत्पादन और निर्माण करता है। बहुत बड़ी बात है। प्रौद्योगिकी किसी समाज के सांस्कृतिक विकास का स्तर की सूचक है और मानव प्रकृति के नियमों को बेहतर ढंग से समझने के बाद प्रौद्योगिकी का विकास कर पाया। मतलब पहले मानव उस पर्यावरण के साथ रहा, उस परिस्थिति में रहा, उस परिस्थिति को समझ कर उसको पढ़ कर मतलब कि टेक्नोलॉजी का विकास किया। उदाहरण के लिए घर्षण और उष्मा के संकल्पनाओं ने अग्नि की खोज की। मतलब कि ये घर्षण और उष्मा के कारण मतलब पत्थर और पत्थर पर टकराने जो घर्षण होता है उससे क्या हुआ, आग की खोज हुआ जो कि हमारी सहायता की। इसी प्रकार डीएनए है वह आनुवांशिक, जो डीएनए है ठीक, वह आनुवांशिक के रहस्यों की समझ ने हमें अपने अनेक बीमारियों पर विजय पाने का योग्य बनाया। आनुवांशिक पर डीएनए जो है हमारे डीएनए पर ज़्यादा मतलब डीएनए को खोजा और उसके बारे में अध्ययन किया और उस पर काम आगे चला, तो ये हमारे अंतर्गत जो बीमारी है, बीमारी को मतलब जड़ से पता लगाने का मतलब कि एक मार्ग मतलब पता किया। अधिक तीव्र गति से चलने वाले विकसित करने के लिए हम वायु के गति के नियमों का प्रयोग करते हैं। जो अधिक मतलब तेज़ी से चलने वाले या जो यान होते हैं उसमें हम क्या किए, वायु के गति के नियमों, जो वायु के गति को नियम के बारे में जाने और उसमें अप्लाई किए। तो आप देख सकते हैं कि प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है। ठीक, प्रकृति का ज्ञान प्रौद्योगिकी को विकसित करने के लिए महत्वपूर्ण है और प्रौद्योगिकी मनुष्य पर पर्यावरण की बंदिशों को काम करती है। प्राकृतिक पर्यावरण से अन्योन्य क्रिया आरंभिक अवस्थाओं में मानव इसे अत्यधिक प्रभावित किया। मतलब प्राकृतिक पर्यावरण से मानव उसके साथ मिलकर उसको बहुत ज़्यादा प्रभावित किया। आप देख लीजिए उसका यूज़ तो कर ही रहा अपना फ़ायदे के लिए। अब इतना यूज़ किया है, मान लीजिए हमें जो बिजली चाहिए तो हम जिसको सौर पैनल कहते हैं उससे हम लेते हैं। अब सभी जगह इतना सौर पैनल लगा दिया है कि सूरज को मतलब जो सूरज की रोशनी है उसको घिस कर उसको बहुत मतलब कि कम कर दिया है। ठीक, और ऐसा यूज़ किया है गलत तरीके से अब यूज़ कर रहा है। ये हमारे जो वातावरण है उसको प्राकृतिक पर्यावरण को गलत यूज़ कर रहा है। जैसे आप जानते हैं ओजोन परत, आप देख लीजिए इतना गलत यूज़ किया है कि उसमें ओजोन परत है जो उस पर से जो भी ओजोन परत के बारे में आप जानते ही होंगे उसको मतलब छिद्र हो गया उसमें। आप समझ लीजिए प्रकृति का किस प्रकार से मानव ने कितना उपयोग कर लिया है और कितना गलत यूज कर रहा है। जितनी आवश्यकता उतना नहीं, उससे अधिक आवश्यकता के अनुसार उसका यूज़ कर रहा है। यह प्रौद्योगिकी स्तर अत्यंत निम्न था और मानव के सामाजिक विकास की अवस्था भी आदिम थी। जो टेक्नोलॉजी है उसका स्तर बहुत ही छोटा था पहले, और मानव ये समाज विकास की अवस्था भी बहुत आदिम था, मतलब ज़्यादा जानकारी नहीं था। आदिम मानव समाज और प्रकृति की प्रबल शक्तियों के बीच इस प्रकार की अन्योन्य क्रियाओं को पर्यावरणीय निश्चयवाद कहा गया। मतलब कि आदि मानव जो है उसके समाज और प्रकृति की शक्तियों के बीच, ठीक, मतलब आदि मानव के जो समाज और प्रकृति दोनों के बीच जो अन्योन्य क्रिया होती है उसको पर्यावरण निश्चयवाद कहा गया। प्रौद्योगिकी विकास की उस अवस्था में हम प्राकृतिक
की कल्पना करते हैं। जो प्रकृति को सुनता है उसकी प्रसन्नता से भयभीत होता है और उसकी पूजा करता है। जो प्रकृति को जानता है वो प्रकृति को क्या करता है, पूजा भी करता है। आप भी जानते हैं, उससे डरता प्रकृति से। क्योंकि आप प्रकृति के साथ गलत कीजिएगा तो प्रकृति भी आपको छोड़ेगा नहीं, आपसे बदला लेगा। आप गलत यूज़ कीजिएगा तो प्रकृति भी नहीं छोड़ेगा, आपको भी बर्बाद कर देगा। ठीक, तो प्रकृति को जो सुनता है उसकी प्रसन्नता से भयभीत होता है। ठीक, प्रकृति की प्रसन्नता मतलब कि भयंकर, जिसको कहते हैं प्रसन्नता, सिंपल सी बात है, और उसकी पूजा करता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मानव का प्राकृतिकरण, मतलब मानव किस प्रकार से प्रकृति पर निर्भर है, किस प्रकार मानव का प्राकृतिकरण हो रहा है उसके बारे में। तो एक कहानी सी बात है, एक कहानी दिया हुआ है, लेकिन पढ़ लीजिए। फिर भी आप लोग किताब ज़रूर पढ़िए। यदि आप इसका सिलेबस नहीं देखे तो सिलेबस ज़रूर देख लीजिएगा, क्योंकि सिलेबस मेन इम्पोर्टेंट है। और सिलेबस मतलब सिलेबस देखे रहिएगा तो आपको एग्ज़ाम की रूपरेखा एक तरह से पूरा माइंड में रहेगा। ठीक, तो इसलिए सिलेबस देख लीजिए। यदि नहीं देखे हैं तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, पहले से दिया हुआ, आप सिलेबस देख ही लीजिए। ठीक, और बिहार बोर्ड का तैयारी कर रहे हैं तो बिहार बोर्ड का यदि पैटर्न नहीं जानते हैं तो पैटर्न भी देख लीजिए, क्योंकि पैटर्न भी आपको जानना अत्यंत जरूरी। सभी का लिंक आपको आई बटन और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। ठीक, और ये वीडियो यदि अच्छा लग रहा है, यदि आपको नॉलेज मिल रहा है तो ज़रूर वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए सभी जगह। ठीक, हम बोल रहे थे मानव का प्राकृतिकरण। ठीक, तो एक कहानी है बेंदा। ठीक, नाम है व्यक्ति का। बेंदा मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगलों में रहता है। बेंदा जो मध्य भारत के अबुझमाड़ क्षेत्र के जंगल में रहता है। हम इसको इस थोड़ा स्पीड पढ़ते हैं। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ जो जंगल के बीच है, यहाँ तक कि पक्षी और आवारा कुत्ते जिनकी भिन्न पराया गाँव में मिलती है। ठीक, और यहाँ भी मतलब उसकी भी दिखाई नहीं देती। छोटी लंगोटी पहने और हाथ में कुल्हाड़ी लिए पेंडा, मतलब पेंडा जिसको वन का नाम दिया है, उसका सर्वेक्षण करता। आप सिंपल कहानी आप सुनते रहिए, कहानी है, इसको समझाने की क्या बात है, कहानी को क्या कैसे समझाया जा सकता है, फिर भी समझा देते हैं। जो बेंदा है वह मध्य भारत में जो अबुझमाड़ के जंगल में रहता है। उसके गांव में 3 झोपड़ियाँ हैं। ठीक, वह जंगल के बीच 3 झोपड़ी है, वह जंगल के बीच रहता है, क्योंकि वह जंगल में ही रह रहा है, इसलिए जंगल के बीच रहता है। वहाँ के जो पक्षी है, आवारा कुत्ता है, तरह तरह के जानवर है, वह गांव में हमेशा दिखाई देता है। ठीक, मिलता है। वह बेंदा है, वह छोटी लंगोटी पहना हुआ है, हाथ में कुल्हाड़ी लिए वन में हमेशा सर्वेक्षण करता रहता है। जहाँ तक कबीला कृषि का आदिम रूप स्थानांतरित कृषि करता है। बेंदा और उसके मित्र वन के छोटे टुकड़े को जुताई के लिए जलाकर साफ करते हैं और राख का उपयोग मृदा को उर्वर बनाने के लिए करता है। वो अपने चारों ओर खिले हुए महुआ वृक्षों को देखकर बेंदा प्रसन्न होता है। जो बेंदा है वह अपने दोस्त के साथ मिलकर जो खेती बनाता है, मतलब जंगल को जलाकर जो है उसको खेती बना देता है, और जो जल का जो राख बनता है उससे जो अपना खाद जिसको उर्वर बनाता है। ठीक, मृदा को उर्वर बनाता है ताकि फसल भी अच्छे तरीके से कर पाए। ठीक, बेंदा जो अपने चारों ओर जो महुआ के पेड़ है उसको देखकर बहुत ज़्यादा खुश होता है। जैसे कि महुआ पलाश और साल के वृक्षों को देखता है जिन्होंने बचपन से ही उसे आश्रय दिया है। वह सोचता है कि इस सुंदर ब्रह्मांड का अंग बनाकर वह कितना सौभाग्यशाली है। विस्पी गति, विस्पी का अर्थ है तेज गति से चलने वाला। तो तेज गति से चलने वाला अर्थात विस्पी गति पेंडा को पार करके बेंदा नदी तक पहुंचाता है। मतलब तेज गति से वह पेंडा को पार कर अपने बेंदा नदी तक पहुंचता है। जैसे कि वह चुल्लू भर जल के लिए झुकता है, वह उसे वन की आत्मा लोई लुगी की प्रयास बुझाने की स्वीकृति देने के लिए धन्यवाद करना याद आता है। अपने मित्रों के साथ आगे बढ़ते हुए बेंदा गुरेदार पत्तों और कंदमूल को चबाता है। लड़के वन से गजहरा और
कुचला का संग्रहण, मतलब ये सब पेड़ का नाम है, कुचला का संग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। ये विशिष्ट पादप मतलब पेड़ है जिनका प्रयोग बेंदार और उसके लोग करते हैं। वह आशा करता है कि वन की आत्माएं दया करेगी और उन जड़ी बूटियों तक ले जाएगी। ये आगामी पूर्णिमा को मधाई अथवा जनजातीय मेले में वस्तु विनिमय के लिए आवश्यक है। वह अपने नेत्र बंद करके स्मरण करने का कठिन प्रयत्न करता है जो उसके बुजुर्गों ने उन जड़ी बूटियों को उनके पाए जाने वाले स्थान के बारे में समझाता है। वह चाहता है कि काश उसने अधिक ध्यानपूर्वक सुना होता। तो अचानक पट्टों में खड़खड़ाहट की महसूस होती है। बेंदा और उसके मित्र जानते हैं कि बाहरी लोग हैं और इन जंगलों में उन्हें ढूंढते हुए आए हैं। एक ही प्रवाही गति से बेंदा और उसके मित्र सघन वृक्षों के वितान के पीछे अदृश्य हो जाते हैं और वन की आत्मा के साथ एकाकार हो जाते हैं। कहानी आप समझ ही गए हैं। अदृश्य मतलब जो बेंदा है उसके मित्र हैं, वह मतलब कि कोई आदमी को देखता है तो वह जंगल में छुप जाता है, मतलब अदृश्य हो जाता है और उसके पेड़ पौधे के साथ मतलब वन के साथ वह आत्मा के साथ मतलब मिला लेता है, मतलब छुप जाता है, उसके साथ मिल जाता है, कहने का मतलब। उसके बाद यहाँ पे जो बॉक्स में आप कहानी पढ़े हैं वह मानव का प्राकृतिकरण, ठीक, आर्थिक दृष्टि से आदिम समाज के संबंधित एक घर के प्रत्यक्ष संबंधों का प्रतिनिधित्व करती है। ऐसे अन्य आदिम समाजों के संबंध में पढ़े जो प्राकृतिक पर्यावरण के साथ पूर्णतः सामंजस्य बनाए हुए हैं। आप अनुभव करेंगे कि ऐसे सभी प्रकरणों में प्रकृति और शक्तिशाली बल पूज्य सत्कार योग्य तथा संरक्षित है। सतत पोषण हेतु मनुष्य प्राकृतिक संसाधनों का प्रत्यक्ष रूप से उपयोग करते हैं। कहाँ गया, उस पर निर्भर रहता है। ऐसे समाज के लिए भौतिक पर्यावरण माता प्रकृति के रूप में धारण करती है। समय के साथ लोग अपने पर्यावरण और प्राकृतिक बलों को समझने लगते हैं और अपने सामाजिक और सांस्कृतिक विकास के साथ अपना मानव बेहतर और अधिक सक्षम प्रौद्योगिकी का विकास करते हैं। सिंपल सी बात है, देखिए ये सब कहानी की तरह दिया हुआ है, इसको समझाना क्या है, जो समझाने वाला बात उसको हम समझा ही रहे हैं। वे अभाव की अवस्था से स्वतंत्रता की और अवस्था की और अग्रसर होता है। जो अभाव है, जो चीज़ की कमी है, उसको खोज निकालते हैं और फिर उसमें जाते हैं। ठीक, देख लीजिए, इसलिए आप इसको ध्यान से पढ़िए पूरा चैप्टर। यदि पूरे पढ़े रहेंगे जैसे जैसे हम बोल रहे हैं तो अब इसका जितना 70 मार्क्स होता है तो 70 में 70 मार्क्स हम आपको दिलवा देंगे। ठीक, ऑब्जेक्टिव के लेकिन टेंशन नहीं, ऑब्जेक्टिव वह हाथ में, आपके हाथ में, लेकिन पूरा बुक पढ़े रहिएगा तो हम पूरा का पूरा मार्क्स आपको दिलवा देंगे। इसलिए आप जैसे जैसे बोल रहे हैं ये पूरा चैप्टर ज़रूर देख लीजिए। ठीक, जितने भी हम वीडियो इसका अपलोड करते हैं, जो आपको सब्जेक्ट है, सभी चैप्टर बाय चैप्टर हम आपको इस चैनल के माध्यम से पढ़ाएंगे। ठीक, तो आपको टेंशन नहीं लेना है। जैसे ये चैप्टर ख़त्म होगा दूसरा चैप्टर स्टार्ट करेंगे और फिर अगले सब्जेक्ट में जाएंगे, मतलब ये चैप्टर ख़त्म कर देने के बाद फिर दूसरा सब्जेक्ट का चैप्टर ख़त्म करेंगे, फिर तीसरा सब्जेक्ट का चैप्टर ख़त्म करेंगे। इसी तरह हमें सब सब्जेक्ट का चैप्टर धीरे धीरे ख़त्म करना है। मानवीय क्रियाओं की छाप सर्वत्र है। ऊंचे भूमियों का स्वास्थ्य, विश्राम स्थल, विशाल नगरीय प्रसार, खेत, फलोद्यान, मैदानों का तरंगित, पहाड़ियों, चराहों, तटों का पतन, महासागरीय तल पर समुद्री मार्ग तथा अंतरिक्ष में उपग्रह इत्यादि। पहले के विद्वानों ने इसे संभववाद का नाम दिया। ठीक, ये सब चीज़ को पहले का नाम, इसको जो वहाँ के विद्वान हैं वह उसको संभववाद, मतलब हो सकता है, जो सोच नहीं सकते, जो आप सोचते हैं वो आप कर सकते हैं, इसलिए उसको संभववाद नाम दिया पहले के विद्वान। प्रकृति अवसर प्रदान करती है और मानव उनका उपयोग करता है, मतलब प्रकृति है अवसर देता है, ठीक है, और मानव उसका उपयोग करता है तथा धीरे धीरे प्रकृति का मानवीकरण हो जाता है और धीरे धीरे वह उस प्रकृति जो मानवकरण में भी, मतलब मानव के साथ बदल जाता है, मानवीकरण होने लगता है। किसके द्वारा? तो मानव के द्वारा, तथा प्रकृति पर मानव प्रयासों की छाप पड़ने लग जाती हैं। अब यहाँ समझिए प्रकृति का मानवीकरण, हम वहाँ पढ़े हैं मानव का प्रकृतिकरण, अब यहाँ जानते हैं प्रकृति का मानवीकरण। ठीक, अब प्रकृति मानवीकरण किस प्रकार होता है? तो ट्रोंडहाइम के शहर में सर्दियों का अर्थ है प्रचंड पवन और भारी हिम, मतलब जो ट्रोंडहाइम है उसके शहर में सर्दी का अर्थ है प्रचंड पवन, मतलब बहुत भयंकर हवाएं। भारी हिम का अर्थ है बर्फ। ठीक,
महीनों तक आकाश अदीप्त रहता है। महीनों तक मतलब कि आकाश में सूर्य नहीं दिखता है, अदीप्त रहता है। कैरी नाम का व्यक्ति है। कैरी प्रातः 8 बजे अंधेरे में कार से काम पर जाती है। सर्दियों के लिए उसके पास विशेष टायर है, मतलब कार है, उसका कार का ऐसा डिज़ाइन किया हुआ है जो बर्फ़ पर चल सके, ऐसा मतलब उसके पास कुछ टायर है। और वह अपनी शक्तिशाली कार की लाइटें जला सकती है, उसका लाइट भी अलग बनाया गया। उसका कार्यालय सामुदायिक जो 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम ढंग से गर्म रहता है। जो उसका है मुख्यालय, जो ऑफिस बना है शीशा का, वह 23 डिग्री सेल्सियस पर कृत्रिम रूप से मतलब बनाया हुआ, वह हमेशा गर्म रहता है। विश्वविद्यालय का परिसर जिसमें वह काम करती है कांच के एक विशाल गुंबद के नीचे बना हुआ, मतलब शीशा नहीं होता, कांच, उसका जो गुंबद बनाया हुआ, तो उस पर थोड़ा सा सूर्य की रोशनी पड़ेगा तो उस पर जो हिम है, जो बर्फ़ है, वह गल जाएगा और उसके अंदर धूप भी आएगा। तो वह जो कृत्रिम रूप से बनाया हुआ है, ठीक। यह गुंबद सर्दियों में हिम को बाहर रखता है और गर्मियों में धूप को अंदर आने देता है। जो बात बोले वही है। तापमान को सावधानीपूर्वक नियंत्रित किया जा सकता है। शीशे का जो उसका टेम्परेचर होता है उस शीशे पर, उसको अपना मन से खुद से नियंत्रित किया जा सकता है और वहाँ पर्याप्त प्रकाश होता है। यद्यपि ऐसे रुक्ष मौसम में नई सब्जी और पौधे नहीं उगते। कैरीन अपने डेस्क पर आर्किड रखती, मतलब कि उसमें पौधे भी बनाते हैं, पौधे भी उगाते हैं और उष्णकटिबंधीय फलों जैसे केला व कीवी का आनंद भी लेते हैं। जो कैरी है ना, वो अपने डेस्क पर आर्किड बनाए हुए। आर्किड मतलब जो पेड़ पौधे में जो रखने वाला पेड़ पौधे जिसको रखते हैं थोड़ा बर्तन वाला, उसको आर्किड कहते हैं। तो उष्णकटिबंधीय जो मतलब हमेशा पानी से भरा हो, गिलगिला हो, तो उसको जो शीशा वाला है वो गुंबद, उसको उष्णकटिबंधीय बनाया हुआ है, ठीक। उसमें जो फल है जैसे केला कीवी का फल मतलब करते हैं, ये नियमित रूप से वायुयान द्वारा उष्ण क्षेत्रों में मंगाए जाते हैं। माउस की एक क्लिक के साथ कैरी नई दिल्ली में अपनी सहकर्मियों से कंप्यूटर नेटवर्क के साथ जुड़ जाती है। वह प्रायः लंदन के लिए सुबह की उड़ान लेती है और शाम को अपना मनपसंद टेलीविज़न सीरियल देखने के लिए सही समय पर वहां वापस पहुंच जाता है। यद्यपि कैरी 58 वर्षीय है, फिर भी वह विश्व के अन्य भागों के अनेक 30 वर्षीय लोगों से अधिक स्वास्थ्य और युवा दिखती है। कहने का मतलब है यहाँ पे कि आप समझ लीजिए, प्रकृति जिस अनुसार है उसको क्या किया, मानव अपने अनुसार उस प्रकृति में ढल गया। आप देख लीजिए जो उसका शहर है, ड्रॉनहाइम का शहर है, उसमें हमेशा बर्फबारी होता है, तेज़ हवाएं चलती, वहाँ धूप महीनों तक नहीं आता है। लेकिन क्या किया, जो वहाँ का कैरी नाम का जो व्यक्ति है, वह अपना ऑफिस को ऐसा बनाया शीशे का, उस पर प्रकाश भी आता है और ज़्यादा प्रकाश आता तो उसका कंट्रोल भी कर सकता है और उसमें पेड़ पौधे भी उगाता है उसके अंतर्गत, ठीक। और उस पर जो बर्फ़ आता है उसको भी रोक सकता है। तो बताइए मानव किस अनुसार प्रकृति के साथ घुल मिल गया, ठीक। तो वही चीज़ है प्रकृति का मानवीकरण, ठीक। समझ में आया ना, वही चीज़ है। उसके बाद है क्या आप कल्पना कर सकते हैं या सोच सकते हैं कि ऐसी जीवन शैली कैसे संभव हुई? यह प्रौद्योगिकी अर्थात टेक्नोलॉजी किसके कारण ट्रॉनहाइम के लोग व अन्य जैसे लोग प्रकृति द्वारा आरोपित अवरोधों पर विजय पाने के लिए सक्षम हुए हैं? क्या आप ऐसे अन्य दृष्टांतों को जानते हैं? ऐसे उदाहरण को ढूंढना कठिन नहीं है, सिंपल सी बात है। आप देख लीजिए किस प्रकार ये किस प्रकार मिल गया उसके साथ, ठीक। तो ये सब कुछ सोचने वाली बात है। भूगोल, अब ये इम्पोर्टेंट है ये जो बात हम बोल रहे हैं यहाँ पे, भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर, ठीक, जिसको जी टेलर या ग्रिफिथ टेलर के नाम से भी है। तो भूगोलवेत्ता ग्रिफिथ टेलर एक नई संकल्पना प्रस्तुत की है जो अपने विचारों, पर्यावरण निश्चयवाद और संभववाद के बीच मध्य मार्ग को परिरक्षित करता है। उन्होंने इसे नव निश्चयवाद अथवा रुक और जाओ या निश्चयवाद का नाम दिया, ठीक। पर्यावरण निश्चयवाद या संभववाद पहले जानते हैं, ठीक। जो चीज़ मतलब आप सोचते हैं वह चीज़ को संभव बना सकते हैं। जो एक भूगोलवेत्ता ने इसको संभववाद नाम दिया था, ठीक। प्राकृतिक निश्चयवाद या संभववाद के बीच जो रास्ता है उन्होंने उसको निश्चयवाद दिया। कौन? जी टेलर ने निश्चयवाद दिया और अथवा रुको और जाओ निश्चयवाद का नाम दिया।
आप में से जो नगरे में रहते हैं और जो नगर देख चुके हैं वह ज़रूर जानते होंगे कि चौराहों पर यातायात का नियंत्रण बत्तियों द्वारा होता है। मतलब कि आप जाम वाले इलाके में देखते हैं तो यातायात होता है, उस पर जो कंट्रोल होता है किसके द्वारा, तो बत्ती के द्वारा होता है नियंत्रण। ठीक, लाल बत्ती का अर्थ है रुको। लाल बत्ती वहाँ पर आप ट्रैफिक पर देखते होंगे, लाल बत्ती जलता होगा तो रुको। एम्बर मतलब पीली, एम्बर अर्थात पीली बत्ती लाल और हरी बत्तियों के बीच रुककर तैयार रहने का अंतराल प्रदान करती है। और हरी बत्ती का अर्थ होता है कि जाओ। संकल्पना दर्शाती है कि ना तो यहाँ नितांत आवश्यकता की स्थिति, पर्यावरण निश्चयवाद और न ही निरंतर स्वतंत्रता अर्थात संभववाद की दशा है। इसका अर्थ है कि प्राकृतिक नियमों का अनुपालन करके हम प्रकृति पर विजय प्राप्त कर सकते हैं। उन्हें लाल संकेतों पर प्रत्युत्तर देना होगा और जब हम प्राकृतिक रूपांतर की स्वीकृति दें तो वो अपने विकास के प्रयत्नों में आगे बढ़ सकते हैं। इसका तात्पर्य है कि उन सीमाओं में जो पर्यावरण की हानि न करती हो और संभावनाओं को उत्पन्न किया जा सकता है तथा अंधाधुंध रफ्तार दुर्घटनाओं से मुक्त नहीं होते। विकसित अर्थव्यवस्थाओं के द्वारा चली गई मुक्त पर चाल के पर्यावरण, हरित गृह प्रभाव, ओजोन परत अवशय, भूमंडलीय तापमान, पीछे हटती हिमनदियाँ, निम्नीकरण भूमियाँ, नवनिश्चयवाद संकल्पनात्मक ढंग से एक संतुलन बनने का प्रयास करता है जो संभावनाओं के बीच अपरिहार्य चयन अद्वैतवाद का निष्फल प्रयास। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, आप इसको समझ लीजिए या आप समझ ही गए होंगे। यहाँ पर मानव किसको नहीं संभव कर दिया है, ये बताइए। हरित गृह प्रभाव जो ओजोन परत है, अब उसमें जो छिद्र हो गया उसको भी मानव उस पर गया, उसको रोकने का प्रयास कर रहा है। ठीक, और उसका तरीका भी ढूंढ निकाला। हम ज़्यादा प्रकृति का दोहन नहीं करेंगे, अब तरीका निकाल दे। भूमंडलीय तापन मतलब हिम नदी है, जो बर्फबारी होता है उसका मतलब कि सबका अपना अपना मतलब कि प्रौद्योगिकी का इस्तेमाल कर सबका कुछ ना कुछ कर लिया, अपना जुगाड़ निकाल लिया। ठीक, तो आज की चैप्टर इतना ही। अब कल की चैप्टर में बात करेंगे, चूँकि वीडियो काफ़ी लंबा हो गया, डालने में दिक्कत हो जाता है, इसलिए कल इसका एक और पार्ट आएगा। ठीक, उसका ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद क्वेश्चन आंसर पर चलेंगे। तो ये वीडियो यदि अच्छा लगा हो तो ज़रूर शेयर कीजिएगा और कोई भी क्वेश्चन पूछना चाहते हैं कोई किसी भी तरह का तो आप कमेंट बॉक्स के माध्यम से पूछ सकते हैं, सभी का जवाब आपको ज़रूर मिलेगा। ठीक, और समझ में आया होगा तो कमेंट में ज़रूर हमें एक बार बता दीजिएगा। ठीक, तो मिलेंगे अगले टॉपिक पर। आज के लिए इतने, धन्यवाद।